अग्निवीरों की चिंता करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। यह देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो सेना में रहना चाहते हैं सेना में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ साहब जनवरी 2023 में अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को लेकर एक बयान देते हैं कि यह गेम चेंजर है और यह खबर देश भर के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है। वैसे तो 16 जून 2022 को अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को सेनाओं में लागू किया गया। तब से विपक्ष इस स्कीम को लेके सरकार का विरोध कर रहे हैं, या ये कहिए कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है इस स्कीम को लेकर, और यहां तक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी साफ साफ लिख दिया कि अगर वो सरकार में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाएगा। अब कुछ दिन पहले जहां हमारे भाई खुश हो रखे थे, यहां तक मैंने भी उसको कवर किया था, तो अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जरूरत पड़ी तो योजना में करेंगे बदलाव, केंद्र ने अग्निपथ में खामियां स्वीकारी, आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन के लिए तैयार अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार सरकार। इस तरह की पूरी आप देखो वो मीडिया कवरेज थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ साहब 7 अप्रैल को जयपुर में कॉन्फ्रेंस में यू टर्न ले रहे इस स्कीम से, या ये कहिए कि वो पलट गए हैं अपने इन बयानों से। समीक्षा की कोई बात नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है आपके बयान, पिछले वाले बयान को लेकर। मैंने समीक्षा क्या, नहीं सक्सेसफुल है ये हमारा ये स्टेप, जो कुछ भी हम लोगों ने किया सफल है। अच्छा, दूसरी कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम आज मैंने एग्जिस्टिंग यदि कोई सिस्टम है उसमें कहीं लगेगा हमको कि नहीं यह सुधार इसमें किया जाना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है, इस रूप में लिखिएगा, हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश रहती है। यदि कहीं कोई आवश्यकता होगी तो सुधार भी करेंगे, लेकिन अपने सेना में भर्ती अग्निवीर के रूप में भर्ती होने वाले जवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में हमारी सरकार खिलवाड़ नहीं होने देगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब वो अग्निपथ अग्निवीर के फायदे गिना रहे, वहीं विपक्ष इसके नुकसान गिना रहे, क्योंकि चुनाव अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पर कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप में जिनकी ये लाइफ लाइन है सेनाएं, उनको बहुत बड़ा एक नुकसान भी है। जैसे किसान और मजदूर के ही बच्चे ज्यादातर भारतीय सेनाओं में जाते हैं 99%, और उनकी एक लाइफ लाइन भी है इसी चीज में। पहले आप ये छोटा सा एक उनका वीडियो देखिए। की उम्र में ज्वाइन करते हैं और हाई स्कूल पास करने के बाद जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास जो है इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगी इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ उनके पास कोई एक प्रकार का उनका ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण भी होगा उनका, माने क्या बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट भी उनका होगा। और बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस तो हैं ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतिरिक्त भी हम लोग कई ऐसे विभाग हैं सारे देश भर में कि यदि हमारा वह नौजवान जाना चाहता है उसमें, तो उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसके हाथ में 15-16 लाख रुपए भी होंगे, जो यदि कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहता तो कर सकता है। 7 अप्रैल को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने सीधा सीधा उनसे सवाल पूछा कि अग्निपथ स्कीम में बदलाव होगा, तो उन्होंने सीधा सीधा उत्तर ना देके अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनवाने शुरू कर दिए कि 4 साल में बाहर आएगा तब उसके हाथ में डिग्री होगी, 15-16 लाख रुपये होंगे, और उनके लिए हमने रोजगार सुनिश्चित किया। अब कुछ सवाल मेरे भी है माननीय रक्षा मंत्री से कि जो पिछले समय में सेनाओं से रिटायरमेंट होके आए हैं सैनिक, क्या उनको 100% रोजगार है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट में 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है। हरियाणा में पहली बार उन पूर्व सैनिकों को पक्की नौकरी ना देके
उनको ठेकेदारी के अंदर पुलिस विभाग में स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया, एसपीओ बनाया गया, जिनका वेतन 18,000 रुपये है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल ना हर जगह हर महकमे में पक्की नौकरी ना देकर कच्चे कर्मचारी रखे जाए, और जो पक्का नौकर होता है जितना वो वेतन लेता है उस वेतन में कम से कम 4 ठेकेदारी के अंदर रखे जाए। दूसरी बात इन्होंने कही कि 15-16 लाख रुपए लेके आएंगे, तो 15-16 लाख रुपए में मेरे को लगता है कि जैसे ही वो 15-16 लाख रुपए उसके हाथ में आएंगे तो वो कोई बड़ी कंपनी खरीद सकता, कोई अडानी की, कोई अंबानी की। अब माननीय रक्षा मंत्री ये भी बताने का कष्ट करे कि आपका जो बच्चा है वो तो बनेगा विधायक, और जो हम हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी सिक्योरिटी के फील्ड में उतर चुकी हैं। वो बड़ी बड़ी जो भी सार्वजनिक जगह हैं उनका वो टेंडर लेना शुरू कर दिया। तो माननीय रक्षा मंत्री जहां फायदे गिनवा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो लाइफलाइन कही जाती है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनको बहुत प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर पक्की नौकरी सेनाओं में नहीं है तो दूसरा फील्ड कोई है नहीं, और इन राज्यों के जो नौजवान हैं उनका एक सपना है फौज में जाने का। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप लोगों ने कुछ समय पहले हमारे पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के बारे में सुना होगा कि उन्होंने एक किताब लिखी है 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी। अब ये किताब पता नहीं कहाँ गुम हो गई 4 महीने से, क्योंकि जनवरी में इसकी खबरें बहुत ही बड़े पैमाने पर मीडिया में छपी थी, और इस किताब में लिखा गया था कि जो ये स्कीम जब सेनाओं पे थोपी गई तो आश्चर्यचकित रह गए, जबकि जो सेनाओं की तरफ से था ये था कि सिर्फ ये आर्मी के लिए लागू होगी पायलट प्रोजेक्ट पे, पर इसमें नेवी और एयर फोर्स को भी शामिल किया गया। और आश्चर्यचकित जब और भी ज्यादा हुए जब सेना की तरफ से सिर्फ ये इसके अंदर रखा गया था कि 75% को रखा जाएगा, 25% को घर भेज दिया जाएगा, पर इसका उल्टा हो गया। 75% को घर भेजेंगे, 25% को रखेंगे। अब 4 महीने से ये किताब कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। कि कहा तो ये जा रहा है कि इसके ऊपर सेना अध्ययन कर रही है, रक्षा मंत्रालय है या विदेश मंत्रालय है, उनकी अभी तक परमिशन नहीं मिली। पर हाँ, एक खुशी की बात है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को उसका निमंत्रण पत्र मिला। अब इसी चीज में मेरे पास में आज एक द प्रिंट की भी एक खबर मैं देख रहा था, तो द प्रिंट में हमारे पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया का राजनीति में आने पर स्वागत किया है, बीजेपी ज्वाइन करने पे। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भी लिखा है कि पहले हम डिसिप्लिन में थे, पहले हम राजनीति में नहीं थे, ये थे वो थे, और अब हमारे को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि जहां हम एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया की बात करें तो उनका बहुत बड़ा एक विरोध भी हुआ है, और बहुत सारे जो पूर्व जनरल हैं, एयर मार्शल है, उन्होंने किया है कि एक 60 साल तक की डिसिप्लिन में नौकरी करते हुए जिसको पूरा देश सलाम कर रहा था कि अगर वो कहीं भी 2 मिनट के लिए भी किसी चौराहे पे खड़ा हो जाए तो लाखों नागरिकों की भीड़ लग जाएगी उनको देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। पर जैसे ही हम राजनीति में जाते हैं वो सम्मान हमारा बहुत पीछे चला जाता है। मैं जिन्होंने भी ये बात कही, जो पूर्व जनरल हैं, ऑफिसर हैं, मैं उनका बहुत हूं, और जवानों ने भी बहुत इस चीज को लिया है, जो पूर्व सैनिक हैं, कि अगर ये कोई भी जो रिटायर्ड ऑफिसर है वो राजनीति की शुरुआत करता है तो उसमें जवान उनका साथ नहीं दे रहे। आज भी यही चीज चल रही है कि वो रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने किस हिसाब से कहा है वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि जहां तक मेरे विचार है, मैं अपने विचारों से भी यही है कि भाई जिनकी 60 साल की नौकरी है एक सम्मान के तौर पे है। क्योंकि अगर हम बात करें माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, तो तीसरे नंबर पे सेनाओं के जनरल ही आते हैं, जिनको देश में सबसे ज्यादा संविधान के बाद अगर किसी को सम्मान की नजर से देखा जाता है तो तीनों सेनाओं के जनरलों को देखा जाता है, सेना को देखा जाता है। इसमें अब आते हैं कांग्रेस, क्योंकि जो माननीय रक्षा मंत्री अपनी बात से यू टर्न लिया है या पलट गए हैं,
वो हुआ है सब कुछ जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल की। अग्निपथ स्कीम को हम वापस लेंगे अगर सत्ता में हम आते हैं। और वो पिछले 2 साल से इस चीज अग्निपथ को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर भी है, बहुत बुरी तरह से है। हर रैली में राहुल गांधी जाके उठा रहे हैं, उनके नेता भी उठा रहे हैं। तो इसी चीज को एक डिफेंस करने के लिए रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। और रक्षा मंत्री वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि वो कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं किसी चीज पे। तो या तो उनको जो उनकी पार्टी है बीजेपी ने, उन्होंने कहा होगा कि आप इस तरह के बयान क्यों दे सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी सार्वजनिक बयान दे सकता है तो वो बीजेपी में एक ही व्यक्ति है, क्योंकि उसी को मीडिया कवर मिलती है, उसी व्यक्ति के बयानों को गारंटी मिलती है। तो रक्षा मंत्री के तो बयान हमने पता ही है। और जिस हिसाब से अब राहुल गांधी बोल रहे हैं वो भी देखने लायक है। और मैं अग्निपथ में जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। पर साथ ही उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र में 2 चीजें और भी शामिल कर दी। एक तो NFU जो सिर्फ रिटायर्ड अधिकारियों को देने के लिए, और दूसरी जो 2.5 लाख पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं उसको टैक्स फ्री करने की। मैं इन दोनों चीजों का विरोध करता हूं, क्योंकि ये एक तरह से जो भारत देश का आम नागरिकों का टैक्स है, ये उसकी एक बंदरबाट है। तो ये चीजें कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में लिखी हैं, तो ये भी आने वाले समय में दिख रहा है कि वो क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। जो 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, क्या उनको ये मान सम्मान समानता स्वाभिमान देगी? तो मेरे हिसाब से कांग्रेस में दूर दूर तक ये चीजें नजर नहीं आती। एक बार आप राहुल गांधी का भी वीडियो देखिए। जैसे हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर दें, खत्म कर दें, उड़ा देंगे। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी